सुनते रहने से आज तक संसार में कोई कायर साबित नहीं हुआ। आंखें मूंद लेने से ध्यान लग ही जाए जरूरी नहीं। कह देने भर से दुख भारहीन नहीं हो जाते। जी भर कर नाच लेने से नहीं लगा करते खुशियों को पर। मौन धारण किया तो लगा जैसे बुद्ध पेट में। तो मेरे लिए जो स्त्रीवाद है या मैंने जिस स्त्रीवाद को निमित्त बनाया है वो मेरी यात्राएं हैं। कि शिव जब तांडव करते हैं सती का जो है वो शरीर लेके, है ना, तो वो अलग अलग जगह वो कट के गिरता है और इससे अपने प्रिय को इस तरीके से देखना, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा हो सकती है कि ईस्ट भी उससे बचा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने फादर का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हूँ। मैं अगर कहूँ तो जो हूबहू मैं व्यवहार में उनकी कॉपी हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगी कि मैंने कौन से होश में रह के लिखी है। जैसे यार पिता जो शब्द है वो बनारस में 80 घाट की सीढ़ियों पे बैठे हुए मुझे बस वो 2 शब्द आए थे और उस दिन मैंने कहा था कि नहीं, अगर मुझे कुछ दर्ज कराना हुआ। नीम होना चाहती है घर के दरवाजे पर और पीपल पीछे अहाते में। आंगन अपने बीचों बीच एक तुलसी का अधिकार मानता है। आषाढ़ और भादों के बीच पौष नहीं कूदा करता। हम सुखों में दुख तलाशते रहे, संतुलन में बीनते रहे उदासियां, चुप को ग्लानि समझते रहे, जबकि चुप्पियां किसी समझदारी का बीज भी हो सकती थी। कोई हंसा तो साथ हंसने के बजाय टीस की एक रेखा खींच ली मन ही मन। होता यह है, दुनिया में हर चीज स्थान, अपना स्थान चाहती है। जैसे मृत्यु मांगती है अपना स्थान जीवन के बीच, जैसे देवता मांगता है अपना स्थान देवता होकर भी। लेकिन जो लिख दिया गया है, क्या वो अंतिम सत्य है? क्या दुनिया भर की स्त्रियों के लिए वही वो फॉर्मूला है कि हमें उसी को आगे लेके बढ़ना है? मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी के जैसा लिखूं, कभी नहीं। कि जा सकें लेने को संन्यास। धन लक्ष्मी के पैरों से चलकर आती है समृद्धि जहाँ, वहाँ शिव की छाती पर रखे पांव की इतिहास में सबसे कम व्याख्या है। आज के समय में जब सार्वजनिक जीवन निरंतर शोर, तात्कालिक प्रतिक्रियाओं और वैचारिक आग्रहों से भरा है, कविता का सबसे बड़ा दायित्व शायद मनुष्य के भीतर बची हुई उस जगह की रक्षा करना है जहां वह स्वयं से मिल सके। आज हमारे बीच एक ऐसी कवयित्री हैं जिनकी कविताएं हमें उस भीतरी प्रदेश में ले जाती हैं जहां संसार का केवल वर्णन नहीं होता, उसका केवल प्रतिवाद नहीं होता, वे संसार के रहस्य के साथ संवाद करती हैं। संध्या यादव, जिनका पेन नेम या लेखकीय उपनाम मृगतृष्णा है, उनकी कविता में प्रेम, आत्मा, स्मृति, वर्तमान, स्त्रीत्व सबको देखने का एक स्वतंत्र नजरिया है, एक स्वतंत्र दृष्टि है। नदी, पहाड़, जंगल, कस्बे, पिता, प्रेमी, बेटियां और बुद्ध, इन सब के माध्यम से वे बार बार हमें याद दिलाती हैं कि मनुष्य केवल इतिहास, राजनीति और समाज से नहीं बनता, वह अपनी आकांक्षाओं, अभावों और अपनी प्रतीक्षाओं और उन प्रश्नों से निर्मित होता है जिसका उत्तर शायद जीवन भर भी नहीं मिलता। समकालीन हिंदी कविता की इस विशिष्ट आवाज का स्वागत है। मृगतृष्णा की रचनाओं में संवेदना विचार में रूपांतरित होती है और विचार अंततः करुणा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है संध्या। आप मेरी वन ऑफ द फेवरेट कवयित्री हैं, आप जानती हैं इस बात को। और इस पॉडकास्ट को करने के पहले मैं थोड़ा सा मैंने बहुत सोचा ये करें या नहीं करें, क्योंकि आपके साथ इतना पर्सनल और इतना स्पिरिचुअल लेवल की कॉन्वर्सेशंस होती हैं हमारी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा आच्छादित हो। लेकिन जब मैं आज जो मैंने इंट्रो आपका दिया, वो एक्चुअली मुझे वो इंट्रोडक्शन सही इसलिए लगता है क्योंकि थम करके चीज़ों को समझना और ये अंतर्दृष्टि होना कि अभी इस मोमेंट में थमना ज़रूरी है, ये हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना भी है, चैलेंज भी है, और आपने उसको साध लिया है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे शुरुआती प्रश्न यही करना चाहती हूँ कि आपके लिए कविता क्या है और कविता और अध्यात्म को आप कैसे देखती हैं? नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। और आपने जब कहा तो एक बार भी हमारे मन में ख्याल नहीं आया कि हमें नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि चूंकि आप बुला रही थी तो हमें अंदाज़ा था कि किस तरीके के प्रश्न होंगे और किस तरीके से बात होने वाली है। जहाँ तक कि कविता की बात है, अगर मैं बहुत पीछे जाऊँ और मैं याद करूँ कि हमने कब से लिखना शुरू किया, तो हमें लगता है कि आई वॉज इन एट दैट टाइम 8th स्टैंडर्ड। तो पर वो यात्रा इतनी लंबी जाएगी हमें नहीं पता था, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, नियति ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, परिस्थितियाँ हमें किस दिशा में ले जाएंगी नहीं पता होता है। हालांकि अपने आप को लेखक कहलाना हमें अभी भी हमें नहीं लगता कि अभी उस जगह पे अभी पहुँचे हैं कि हम लेखक कह पाएँ। चूँकि हम तो क्लेम करने वाले कोई होते नहीं हैं, ये बाकी चीज़ें तय करती हैं कि हम क्या होंगे। जहाँ तक हम कविता की बात करें तो हम कहेंगे कि कविता मेरे इवॉल्व होने की एक पूरी यात्रा है, जो हम आज से 10 साल पहले थे। चीज़ों को, दुनिया को, नेचर को, ईश्वर को देखने का मेरा नज़रिया क्या रहा होगा, और उसके बाद समय के साथ साथ उसमें क्या चीज़ें आईं। तो चूँकि मेरे बहुत निजी और मेरे जो बहुत व्यक्तिगत अनुभव हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि कविता मेरा बहुत निजी मसला है, हमने कभी दूसरों के लिए नहीं लिखा। हाँ, दूसरा अगर उस यात्रा में शामिल होना चाहता है तो उसका बहुत स्वागत है। और कई बार एक एक लाइन का अगर पंक्ति का अर्थ मुझसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हमने किस होश में उसको लिखा और उसके क्या ठीक ठीक मानी है, वो शायद समझाने की चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि हमने लिख दिया, और अगर कोई उसको ठीक ठीक समझ पा रहा है तो ठीक है। कविता मेरे लिए किसी को एक्सप्लेन करने की भी चीज़ नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे, ऐसा बहुत बार होता रहा है कि मेरे विद्यार्थी या मेरे जो जानने वाले हैं या जिन्होंने पढ़ा कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिख रही हैं, ऊपर से जा रहा है। समझने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, और सब कुछ समझना ज़रूरी भी नहीं है। तो अगर कोई समझ पा रहा है तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हैं और व्यक्तिगत चीज़ों को एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होती है। तो ये मेरा बहुत एक निजी यात्रा है, हम कह सकते हैं। पर जब आप लिखती हैं कि स्त्री के पाँव हो सकते थे प्रकृति की सबसे ज़रूरी चीज़, उनके तलुओं पर लिखा जा सकता था सभ्यता का पूरा इतिहास, उसके नींद में डूबे अंगूठे की ताक में रहते थे बुद्ध, कि जा सकें लेने को सन्यास। धन लक्ष्मी के पैरों से चलकर आती है समृद्धि जहां, वहां शिव की छाती पर रखे पांव की इतिहास में सबसे कम व्याख्या है। तो ये निजी अनुभव तो नितांत नहीं है संध्या। हाँ, निजी मेरा देखने का नज़रिया ऐसा है। ईस्ट की बात करें या जो भी आध्यात्मिक यात्रा की जिसकी हम बात करते हैं, हालांकि जो धर्म होता है या जो अध्यात्म होता है वो बहुत आपकी निजी चीज़ होती है, आपके कमरे के अंदर की चीज़ होती है ना। जैसे आपका व्यक्तिगत जीवन कमरे के अंदर होता है, वैसे ही जो अध्यात्म या आपका जो धर्म है वो भी आपके कमरे के अंदर की चीज़ है। उसको हम बाहर तब ले जाते हैं जब हमने उसका कुछ प्रमाण पाया हो, या हमें लगता हो कि ठीक है अब हम ये कह सकते हैं। चूँकि ये बहुत बार कहा जा चुका है, लेकिन हम कुछ नया नहीं कह रहे हैं, कुछ नया नहीं रच रहे हैं, सब शब्दों का खेल है ना। लेकिन देखने का जो नज़रिया है, मेरे लिए जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं ना कहीं अनुभव की कसौटी पे भी उसको समय समय पे कस के देखते रहना है। तो चूँकि हम कहते हैं ना कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन काली की हम बात नहीं करते, जो शिव की छाती पर पैर रख के खड़ी हो जाती हैं, है ना, या उनको रोकने के लिए जो है शिव को लेटना पड़ जाता है उनके पैरों के नीचे। तो स्त्री इतनी ही ताकतवर है, वो इतनी ताकतवर है कि बुद्ध जो राजकुमार राजा होते हुए भी अगर वो बता के जाते तो शायद वो जाने नहीं देती। और वो जब 12 वर्षों के पश्चात, 12 या 14 वर्षों के पश्चात जब वो लौट के आते हैं तो उनको यशोधरा के सवालों का सामना करना पड़ता है। तो स्त्री को हमने जिस तरीके से देखा है कि
कि किस तरीके की मुक्ति हम चाह रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत मुक्त रहे हैं, लेकिन उस ताकत को कैसे पहचाना जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो 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 हमारी कल्चर है, जो सभ्यता है, उससे हम ले सकते हैं वो उदाहरण, पर उसको फील कैसे करेंगे, वो ये हम पे है ना। कि हम कुछ ऐसी घटना होती है तो हम कहते हैं कि नवरात्र में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हमारे पास वो उदाहरण भी हैं कि आपके अंदर वो सारी शक्ति है। आसानी से कुछ नहीं मिलता है। मैं फिर यही कहूँगी कि आपको अपने अंदर की वो चीज़ जगानी पड़ेगी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपकी कविताओं में जो स्त्रियां बोलती हैं या जो स्त्री बोलती है, वो आप हैं, वो स्मृति है, आज का वैचारिक विमर्श है, क्या है वो? देखिए, अगर स्त्रीवाद की बात करें, हालांकि इस बहस से मैं बहुत बचती हूँ। मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं आपको खींच कर लाना चाहती हूँ, क्योंकि इस बहस से मैं भी बहुत बचती हूँ। सबका स्त्रीवाद अलग है, वो सबके अलग मायने हो सकते हैं। जिसका जितना एक दायरा होगा वो उसकी बाउंड्री में देखेगा उसको। तो मेरे लिए जो स्त्रीवाद है, या मैंने जिस स्त्रीवाद को निमित्त बनाया है, वो मेरी यात्राएं हैं। हमें लगता है कि यात्रा एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर तरीके से मुक्त कर देती है। आपका मन किया, आपने बैग उठाया और आप निकल गई। आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है। उसमें आप परिवार से अपने आप को कुछ समय के लिए ही सही ऊपर रख के देख रही हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगी, तभी आप घर से बाहर जो कदम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं। आप अगर आप ऐसा कुछ घूम रही हैं तो आपकी बहुत सारी शारीरिक क्षमताएं हैं जो आप उनको भी चुनौती दे रही हैं। तो मेरे लिए लगता है कि स्त्रीवाद जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना कि फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल करिए, तो मैं कहूँगी कि उसके साथ आप यात्राएं भी करिए। आपकी एक कविता है और शायद ये यात्रा के दौरान ही आपने लिखी है। मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रूर बात कीजिए, फिर वहाँ से हम आपके साथ स्त्री विमर्श और ये जो जितने भी आलोचनात्मक पक्ष हैं उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आई थिंक हम मिले और हमारा फेवरेट टॉपिक्स जो हमारे उस पर डिस्कशन ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। जब हठनी मोह के मन के गले में धारण करे और वे जीवन के सत्य बन जाएं, केश कबूतर से शांत हो जाएंगे और छाती चिता सी शीतल। जब तुम अपनी दोनों आँखों से झांक सकोगे मेरे भीतर के तीसरे नेत्र की उपस्थिति को, तुम्हारे समक्ष बैठी मेरी प्रतीक्षाएं जब कट कट कर गिरने लगेंगी, तुम चुन सकोगे उन्हें मेरे होशो हवास में रहते हुए। और जब हम संसार के ध्यान से उठ खड़े होंगे, तब भी दुनिया को ख़त्म करने से पहले तुम्हें अंतिम बार करना होगा प्रेम। आपकी और भी कविताएं हैं जिसमें प्रेम, अधूरापन और पूरी नहीं हुई कहानी, ऐसे कई जिक्र आते हैं। और वो सिर्फ स्त्री पुरुष प्रेम का प्रतीक मुझे कभी भी नहीं लगे। मेरे लिए वो हमेशा आपकी अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा रही है, कहीं ना कहीं वो उसका संकेत करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगी? और आप प्रेम और साहित्य, प्रेम और कविता, इन और अध्यात्म, इन तीनों को कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अनुभव हैं, जिस कविता का आपने जिक्र किया वो मैंने मणिकर्णिका घाट पे बैठ के लिखी है काशी के, और मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि अगर हम कुछ समय के लिए ये मान लें कि अगर हम किसी प्रकृति से संचालित हो रहे हैं, तो हर स्त्री में उसका कुछ अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है ही हमारे यहाँ, है ना। तो एक स्त्री के भीतर जो है उसका कुछ हिस्सा पुरुष का भी है, और पुरुष के भीतर जो है उसका कुछ हिस्सा स्त्री का भी है। प्रेम की बात करें, चाहे ध्यान की बात करें, अगर हम उसको बहुत आध्यात्मिक स्तर पे ले जाते हैं, तो चूँकि शिव मेरे इष्ट रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको मैंने कुछ ध्यान में रख के ये लिखा था कि जो अंतिम जो है, अगर आपको इस बात का हर पल भान है, इस बात का अंदाज़ा है कि आखिरी यात्रा जो है वो वहीं तक की है। ये जो पूरी यात्रा चल रही है, इसमें लोग मिलेंगे, इसमें आपको सुख मिलेंगे, इसमें दुख मिलेंगे, कुछ उपलब्धियां हासिल होंगी, लेकिन जो अंतिम जो है हमें जो है वो हमारी जो नियति है वो वहीं पे है
है ना। तो प्रेम जो है, अगर स्त्री एक जो हठनी होती है, अगर उस तरीके से अगर देखा जाए, वो कितनी भी आध्यात्मिक हो, लेकिन जब मोह के जो मनके होते हैं, है ना, आप काली को देखिए तो वो जो सिरों की जो मुंड है उनकी माला धारण करती हैं, तो वो मोह ही तो उसको मार के उन्होंने पहन रखा है ना। वो मोह के ही तो मन के है ना कि ठीक है, इससे ज़्यादा मोह क्या होगा, ठीक है। और प्रतीक्षाओं की जब हम बात करते हैं तो अंतिम क्या हो सकता है कि शिव जब तांडव करते हैं सती का जो है वो शरीर लेके, है ना, तो वो अलग अलग जगह वो कट के गिरता है, और इससे जो अपने प्रिय को इस तरीके से देखना, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा हो सकती है कि ईस्ट भी उससे बचा हुआ नहीं है ना। और जो संसार का ध्यान है, क्योंकि हम किसी न किसी, हम जो ये पूरी जो हमारी कश्मकश है, जो मशक्क़त है हम जीने की, वो एक तरीके का मेडिटेशन ही है। तो उससे अब जब हम खड़े हो सकते हैं तो क्या बचता है, क्या याद रह जाता है हमें, तो मुझे लगता है कि वो प्रेम ही है। प्रेम से ज़्यादा ताकतवर तो कुछ भी नहीं है, जिसके आगे प्रकृति भी हार जाती है समय के बाद। आपने अभी तक जितना भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, उसमें ऐसी कौन सी आपकी रचना है जो आप, या ऐसी कौन सी कविता है जो आपको लगता है कि इसने आपकी बात कह दी? जो यार पिता, और इसके अलावा ध्यान में करके एक वो है कविता, और याद है ध्यान में कविता? कुछ याद तो नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा देख के। और एक मैंने डायरी के कुछ हिस्से लिखे थे मणि महेश कैलाश की यात्रा के दौरान, भरमौर में जब मेरा प्रवास रहा 15-20 दिनों का। तो जो यात्राएं हैं, आप कह रही थी ना, मैं थोड़ा सा उससे अब पीछे जा रही हूँ, कि यात्राएं मुझे जो है वो प्रतिमान देती हैं अपनी बात को कहने का। तो कई बार ऐसा होता है कि 10-10 दिनों की यात्रा में जो है कोई 2 जो है पंक्तियाँ ही निकल के आती हैं। तो एक यात्रा इसलिए भी पसंद है, इसलिए ये सब कुछ बहुत कनेक्टेड है, यात्राएं, कविताएं और जो आध्यात्मिकता है। आपने जो आपका संकलन है यार पिता, उसमें जो कविताएं हैं उन पे तो मैं बात करूंगी, पर जिस तरीके से पिता को आपने संबोधित किया और आपके जीवन में आपके पिता का जो रोल रहा, ऑफ कोर्स उस पे जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि बहुत कम पिता ऐसे आज भी हैं जो अब ये फ्रेज करना भी गलत लगता है कि जिन्होंने अपनी बेटियों को फ्रीडम दी, कि हम फ्री ही हैं, फ्रीडम देने लेने की बात नहीं होती, लेकिन इस बात को समझ पाना और कैसे गढ़ा उन्होंने आपको, और कैसा संबंध है आपका पिता के साथ। क्या आप उनको सच में यार पिता कह सकती हैं? उनके आमने सामने बैठकर आप उनको यार कह सकती हैं? शायद अब कह सकती हूँ। बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन मुझे लगता है वो कमाया है मैंने, बहुत उसके लिए एफर्ट जो है डाले हैं उस स्थिति तक आने में। कई बार क्या होता है हमारे यहाँ समाज में, पिता बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, जो उनका रोल रहा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, जब वो घर आएंगे तो बच्चे डर के किताबें खोल लेंगे, थोड़ा धीमा बोलेंगे, कोई बात कहने में माँ उसका मीडियम बनेगी। तो शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी ऐसा रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने फादर का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हूँ। मैं अगर कहूँ तो जो हूबहू मैं व्यवहार में उनकी कॉपी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो ज़िद्दी मैं रही और जो घूमना, जो सिचुएशंस, जो परिस्थितियाँ रहीं, तो उसमें डटे रहना, मुझे लगता है वो मेरे पिता का ही उसमें रोल है, क्योंकि बाहर से तो किसी ने नहीं सिखाया, वो उन्हीं से मिला है। वो उसको मैं बहुत बाद में आइडेंटिफाई कर पाई कि अच्छा ऐसा क्यों है, अच्छा ये यहाँ से मिला होगा, अच्छा ये यही है, ये ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से उन्होंने मुझे यात्राओं की, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बाउंडेशन है, मुझे कुछ कहना है उनसे, ठीक है ये करना है कर लो। मैं फिर कहूँगी कि इनिशियल डेज में ऐसा नहीं था, वो ठीक भी था, क्योंकि दुनिया जैसी है और बेटी का पिता होना मुश्किल है। जब हम यंग होते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। फिर जब हम बड़े होते हैं फिर हमें लगता है कि शायद इतने प्रोटेक्टेड नहीं रहे होते, या अगर ऐसी बाउंडेशन नहीं होती, या उन्होंने कुछ मौक़ों पे नहीं रोका होता, तो बच्चों पे तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बाकी वो किस पे करेंगे।
वो कहाँ तक सिचुएशन परिस्थितियों को कब तक कंट्रोल करेंगे। तो इनिशियल डेज में लगता है कि अभी वो सही था, लेकिन मेरे जैसी ज़िद्दी लड़की का पिता होना, और मैं बहुत मूडी, बहुत जो करना है वो करना है, फिर उसमें क्या करना है, क्या सोसाइटी क्या बोलेगी, नहीं समाज क्या बोलेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। और लड़की का इतना ज़िद्दी होना, इतना उसको उस तरीके से एक्सेप्ट करना, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पे ये उपकार किया है, क्योंकि मैंने अब तक तो नहीं देखा कि इस तरीके का हो कि मुझे जो करना है मैंने वो कर दिया, और पिता ने कभी सवाल नहीं पूछा उसके लिए कि ऐसा क्यों किया। आपकी कविता ध्यान में मिल गई है मुझे। सुनते रहने से आज तक संसार में कोई कायर साबित नहीं हुआ। आंखें मूंद लेने से ध्यान लग ही जाए जरूरी नहीं। कह देने भर से दुख भारहीन नहीं हो जाते। जी भरकर नाच लेने से नहीं लगा करते खुशियों को पर। मौन धारण किया तो लगा जैसे बुद्ध पेट में हो। बुद्ध के साथ जो आपका जो कवियत्री सेल्फ है, उसका जो संवाद बुद्ध के साथ होता है, वो बिल्कुल आमने सामने बैठकर आप प्रश्न पूछती हैं, और वो दार्शनिक नहीं, दृष्टा के रूप में मौजूद होते हैं आपके साथ हमेशा। तो थोड़ा सा बुद्ध पे मैं चाहती हूँ कि आप बात करें। बुद्ध पे बोलने के लिए वैसे तो मैं बहुत अदना सा इंसान हूँ, बहुत छोटी हूँ उनके आगे, लेकिन मुझे लगता है जो उन्होंने दुनिया को जिस तरीके से देखा, जिस तरीके से वो संसार में निकले, जिस तरीके से उन्होंने ध्यान की बात करी, जिस तरीके से उन्होंने मौन की बात करी, तो मुझे उनके मौन में एक शरण सी मिलती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रही हूँ, बहुत बोलने वाली, बहुत एक टाइम पे बहुत कंप्लेनिंग, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बेचैनी जो रही, जो बहुत व्याकुलता रही मेरे अंदर, वो कहीं ना कहीं बुद्ध के कारण जो है मुझे उसमें शरण मिली, उसको शांत करने में। तो इसलिए बुद्ध जो है कविताओं में भी दिखते रहते हैं। शायद बुद्ध थामते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे थामते हैं जब बहुत अंदर कुछ चल रहा होता है। आपका लिखा कोई बहुत सारा गद्य मुझे कहीं मिला था और मैंने पढ़ा, और मुझे लगता है कि जो दर्शन आपने उसमें देने की, आपने शायद दर्शन देने की कोशिश नहीं की, आप तो सिर्फ लिख रही थी, लेकिन वो इतना गहरा लिखा है आपने। मैं उस पर भी चाहती हूँ कि आप बताइए कि ये लिखने का प्रोसेस क्या था। आप ट्रैवल कर रही थी, आप बैठ कर कहीं लिख रही थी, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कौन सी यात्रा तय की। देवता स्थान मांगता है, सब कुछ वही होना चाहता है जहाँ उसकी ठीक ठीक जगह हो। जैसे थोड़ी सी खिसकी हुई नींद सोना हराम कर देती है। लय से भटक गई एक धड़कन दिल पत्थर का कर जाती है क्षण भर में। खाने में थोड़ी कम या ज्यादा जगह घेर ले अगर नमक, तो जीभ 1000 गालियां देती है निवाले को। कितनी ही बार प्रेमियों ने प्रेमिकाओं के माथे पर बैठी काली बिंदी जरा सी खिसकाकर नजर का टीका बनाया होगा भला। नीम होना चाहती है घर के दरवाजे पर और पीपल पीछे अहाते में। आंगन अपने बीचों बीच एक तुलसी का अधिकार मांगता है। आषाढ़ और भादों के बीच पौष नहीं कूदा करता। हम सुबह को छोड़ रात की प्रतीक्षा करें और विस्मृत कर दें दिन के पुल को। पत्ता विहीन वृक्ष ही जानता है कि पतझड़ पीले रंग का दुख नहीं, नई पत्तियों की तैयारी है। हम सुखों में दुख तलाशते रहे, संतुलन में बीनते रहे उदासियां, चुप को ग्लानि समझते रहे, जबकि चुप्पियां किसी समझदारी का बीज भी हो सकती थीं। कोई हंसा तो साथ हंसने के बजाय टीस की एक रेखा खींच ली मन ही मन। होता यह है, दुनिया में हर चीज स्थान, अपना स्थान चाहती है, जैसे मृत्यु मांगती है अपना स्थान जीवन के बीच, जैसे देवता मांगता है अपना स्थान देवता होकर भी। मैं चाहूँगी कि जो भी श्रोता हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये गद्य अच्छा लगा, हालांकि मैं इसको काव्यात्मक गद्य ही मानती हूँ, आप इसको पढ़िए, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से एनंसिएशंस हैं, जिस तरीके से कॉमा फुल स्टॉप यूज़ किया है, वो सब कुछ अपने आप में वो भी दर्शन का ही एक एक्सटेंशन है। तो मृग, मैं आप प्रश्न मैंने पूछ लिया है मैं चाहती हूँ आप रिफ्लेक्ट करें इस पर। मुझे याद आ रहा है कि कोविड के दौरान जो है
हम लोग जो है भरमौर की यात्रा पे थे और चूँकि सब कुछ बंद था, गुरुजी मैं उन्हें कहा करती हूँ जिन्होंने यात्रा का सही मतलब, घूमना तो पहले था लेकिन वो बेचैनी जैसा था। और हिमाचल में रहने के दौरान, वहाँ प्रवास के दौरान मेरी पीएचडी हुई है, तो उस दौरान मैं घूम रही थी और मुझे याद है कि हम लोग धर्मशाला से चले थे और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कौन सी बस पकड़नी है, और हमारे 2-4 साथ में बच्चे थे एनजीओ के, तो उन्होंने कहा जहाँ तक ये आखिरी बस जाएगी हम वहाँ चलेंगे। तो हमें याद है कि हमने भरमौर के लिए बस पकड़ी और हम भरमौर से पहले एक तो चुराव वैली के साइड गए और एक जगह थी देवी कोठी, वो लास्ट वो था, और उसके अपोजिट मुझे ठीक उसका भी नाम नहीं याद आ रहा है, वहाँ हम गए। तो बीच बीच में पहाड़ों पे क्या होता है ना कि कहीं कहीं किसी मोड़ पे या किसी पहाड़ी पे कुछ छोटे छोटे वो देवताओं का स्थान होता है। तो बड़े जंगल में, वो बहुत इंटीरियर एरिया था और वहाँ कुछ भी नहीं था, और मुझे थोड़ा डर भी लगा कि कोई नेटवर्क नहीं है पिछले 7-8 दिनों से, बस एक गेस्ट हाउस था, खाने को कुछ नहीं था, और हम एक ऐसे थे उन लोगों के लिए कि वो हमें देखने आ रहे थे कि कहाँ आ गए, और आखिरी बस थी उस वैली की और सुबह वही बस जो है वापस आनी थी। तो मैंने पूछा अरविंद सर से कि गुरुजी कहते हैं हम लोगों ने कि ये क्या है, ये यहाँ क्यों बना होगा ये मंदिर, क्यों? तो बोला कि वो जगह दी होगी किसी ने, वो देवते का स्थान होगा। तो वो वहाँ से आया मुझे कि देवता का अगर स्थान, वो तो देवता है, वो तो कहीं भी स्थान, वो जहाँ चाहे रह सकता है, लेकिन वो भी तो अपना स्थान चाह रहा है ना भाई। जो कैलाश है वो कैलाश मानसरोवर में ही, वहीं पे क्यों है? कैलाश अपनी जगह पे ही क्यों है? कोई भी ऐसा तीर्थ स्थान है वो वहीं क्यों है? तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। तो जब वो स्थान अपना मांग रहा है तो हम मनुष्य हो के जो है उस चीज़ों को उस अलाइनमेंट में क्यों नहीं देख रहे हैं? जिसका जो प्रोसेस है वो वही आएगा। आप जीवन की बात करें, लेकिन मृत्यु का जब तक स्थान नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, तो क्या हम उसे जीवन कह सकते हैं? तो वो जो है उस दौरान जो है हमने लिखी थी कि भाई अगर नींद नहीं आए तो पूरा ध्यान नींद में रहता है, जबकि नींद बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, हम नहीं भी सो सकते हैं, हम कम ज़्यादा सो सकते हैं। तो अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें प्रकृति ने एक संतुलन में दी हैं, तो हम उसके हिसाब से क्यों नहीं चल रहे? मतलब कई बार सरेंडर कर देना भी बहुत सारी समस्याओं का हल होता है, नेचर के आगे, यूनिवर्स के आगे। फिर एक और गद्य है आपका जिसके बीच का मैं हिस्सा थोड़ा पढ़ रही हूँ। सोफी का संसार में एक लैटिन कहावत का बार बार जिक्र है कि याद रखो तुम्हें मरना है। यह मृत्युबोध ही मुझे स्मरण कराता है कि जीवन जैसे 3 घंटे का कोई पर्चा ठहरा, जिसके 3.25 घंटे जी लेने हैं और बाकी बचे में दोहरा लेने हैं जिए गए 3.25। मैं थोड़ा सा फिर से वापस स्त्री पक्ष पर लौटना चाहती हूँ। अगर आपकी कविताओं में कोई, अगर आपका, जैसे आपका पेन नेम मृत कृष्णा है, तो फिर भी एक स्त्री होने का बोध उसमें दिखता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लेखकीय उपनाम मृत कृष्णा ना हो और आप अपना नाम जाहिर नहीं करती हैं अपनी कविताओं में, अगर कोई ऐसे पढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि जेंडर बहुत आसानी से क्लियर होगा कि ये किसी स्त्री की लिखी हुई रचना है, क्योंकि हर बार जो आप दर्शन दे रही हैं वो किसी भी मानव का, किसी भी प्राणी का जिया हुआ अनुभव हो सकता है। तो आज जब स्त्री लेखन को एक विशेष खांचे में, एक विशेष विचारधारात्मक नज़रिए से, एक विशिष्ट तरीके के आग्रह से देखा जाता है, आप अपने इन गद्यों को, अपने इन काव्यांशों को कैसे देखती हैं? हम फिर वही बात कहेंगे कि जो लिखना है वो मेरा बहुत निजी अनुभव है। अगर उसको कोई उसको इस तरीके से देखता है, किसी खांचे में अगर फिट करके देखना चाहता है, तो शायद मैं आज के लेखन में जो आप अभी जो सामयिक समसामयिक लेखन हो रहा है, मैं शायद उसके किसी भी खांचे में नहीं हूँ। पर ऐसा नहीं है संध्या, आपको काव्य पाठ के लिए बुलाया जाता है, आप नहीं जाना चाहती। आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, आप नहीं जाना चाहती। आपकी कविताओं पे बात होती है, लंबी बात होती है, गहरी आलोचनात्मक बातें होती हैं, आप एंगेज नहीं करना चाहती। और ये विनम्रता, बार बार आप इस विनम्रता के भाव से कि मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, आप भले ही कहती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये बात सच नहीं है।
तो मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब हम लोगों को वही जो आपकी बात है कि किसी ढांचे में फिट होना है, किसी लेबल के तहत अपने आप को स्लॉट करके रखना है, वैसी परिस्थिति में जो आप लिख रही हैं वो एक्चुअली वो सारी बातें कही जा रही हैं जो स्त्री विमर्श में हो रही हैं। आपकी और भी कविताएं हैं जो एक तरीके से आग उगलती हैं पितृसत्ता पर। मैं वो जानबूझकर वो कविताएं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक पक्ष ये भी है कि आप अंतस की यात्रा कर रही हैं और उस अंतस की यात्रा को भी बिल्कुल दृढ़ता के साथ और पूरे दमखम के साथ आप लिख रही हैं। ये जो विरोधाभास लोगों को लगता है या आलोचना पक्ष पे में लगता है, मैं वहाँ पर आकर ये बात करना चाहती हूँ कि कैसे देखती हैं आप अपने रचना संसार को, क्योंकि ये सिर्फ निजी नहीं है। आप बार बार ये कह रही हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है, पर जब आप वो भागी हुई प्रेमिकाओं के बारे में बात करती हैं या आप यार पिता के बारे में बात करती हैं तो ये निजी कहीं से निजी अनुभव नहीं है। ये मुझे लगता है भारत की हर उस, खास करके नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया की हर उस लड़की का दर्द है और जिया हुआ यथार्थ है जिस पे आप लिख रही हैं। चूँकि संसार में रह के संसार से विलग तो नहीं हो सकते, तो वो बार बार उस संसार में जाना और फिर इस बात का अंदाज़ा होना कि नहीं, इसको घसीट के फिर उसी अंतस की यात्रा पे ले आना। तो जब संसार में हो के लिख रहे हैं कोई चीज़, चाहे वो भागी हुई लड़कियां हों, चाहे एक खबर थी जो है उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, हाँ, वो बदायूं का केस था कुछ, तो मुझे अभी ठीक याद नहीं आ रहा है। तो अच्छा, मुझे वो कश्मीर का लगा, बट मैं अभी पढ़ूंगी वो कविता। हाँ, आप पहले तो जब संसार में होके लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संसार की सब चीज़ों से हम भाग नहीं सकते हैं, और फिर इस बात का अंदेशा होना कि नहीं जो है इसके साथ साथ दूसरी यात्रा भी है, तो वो उस जगह पे रख के लिखी जा रही हैं। बहुत सारी कविताएं अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या सोच के लिखी, मैं कुछ को तो बता सकती हूँ कि ये वहाँ शायद मैंने लिखी है। बहुत सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं पाऊँगी कि मैंने कौन से होश में रह के लिखी है। जैसे यार पिता जो शब्द है वो बनारस में 80 घाट की सीढ़ियों पे बैठे हुए मुझे बस वो 2 शब्द आए थे, और उस दिन मैंने कहा था कि नहीं, अगर मुझे कुछ दर्ज कराना हुआ, मेरी मतलब अगर इस शब्द को दर्ज कराना हुआ, क्योंकि मुझे ये शब्द अपने आप में लगता था कि एक पूरा आमूल चूल जो रिश्ता है वो जो बाप बेटी का उसमें परिवर्तन है। चूँकि उस उम्र में मैं उसको 23 साल की 22 साल की उम्र में देख रही थी, अभी वो कितना है मुझे नहीं पता। तो वो तब जो है 2014 के आसपास वो शब्द सोचा गया, और उसको लिखते लिखते उस कविता को शायद मैंने 3-4 सालों के बाद उस शब्द को और उसको ध्यान में रखते हुए मैं उतार पाई, और उसके बाद वो पुस्तक के रूप में आते आते उसको 2020 के आसपास 19 के आसपास हमने लिखा। तो कई बार एक शब्द एक पंक्ति की यात्रा वर्षों की है। इस तरीके से जैसे ध्यान में जैसे एक कविता है कि मैं केश खोले हवा के मंत्र बींधती थी, कि प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं देव, आराधना स्वरूप साथ नृत्य करते हैं गंधर्व, और ध्यान की स्थिति में छाती में उतर आती है सारी की सारी प्रकृति। तो वो मुझे याद है, मैं देवरिया ताल की यात्रा पे थी तुंगनाथ से, और उसके बाद हम लोग देवरिया ताल की यात्रा पे गए थे। तो वहाँ जो है मैंने वो जब देवरिया ताल का पहली बार वो कहते प्रकट हुआ जब सामने, तो मुझे बस वो याद आया कि वहाँ पे से आई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं याद है। तो मैं फिर यही कहती हूँ कि जो यात्राएं हैं वो मेरे लिखने का भी निमित्त हैं, मेरे स्त्रीवाद का भी निमित्त है, मेरी अपनी अंदर की यात्रा का भी निमित्त है, और मेरे लिए एक शरण स्थली तो है ही पूरी दुनिया की भीड़ से। तो संसार में होना और उससे बाहर निकलना, तो ये वो गेट है जिसमें मैं प्रवेश करती हूँ, और वो ठीक है अब यहाँ का रोल प्ले हुआ और अब चलो वापस चलो। तो जो मेरी निजी यात्राओं की बात होती है कि भाई हम कहते हैं कि नहीं ये स्त्रीवाद कहाँ पे आ रहा है, या लिखने में वो बार बार आ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि अगर वो मेरा लिखा हुआ कहीं फिट बैठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर लगता है कि ये नहीं है तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है कि पहचाने जाने की कोई मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं करना चाहती हूँ कि ठीक है अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो भी कोई बहुत मसला नहीं है। और कोई अगर आपने अभी कहा कि कोई अगर आपका स्त्री नाम नहीं होता, यहाँ पे जेंडर थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है जब आप दुख पे बात करते हैं, जब आप खुशी पे बात करते हैं,
जब आप मृत्यु की बात करते हैं, जब आप जीवन की बात करते हैं, तो वहाँ तो जेंडर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं उसी पे बात, उस सबसे पहले तो हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी सांस ले रहे हैं, तो सांस पे तो स्त्री और पुरुष लिख के नहीं आता है, तो मैं उसको उसी तरीके से देख रही हूँ। ठीक है, अगर वो कहीं लग रहा है, चूँकि संसार में हम स्त्री शरीर में आए हैं, तो ये जो स्त्री शरीर या जो ये शरीर है वो माध्यम भर है कहने का, लेकिन जो अंदर बैठा है, जो ये मुझसे कहलवा रहा है, वो स्त्री और पुरुष में नहीं बन सकता। और उसको आइडेंटिफाई, उसको खोजने की वो है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएंगे, हो सकता है ये जीवन भी निकल जाए उसको जानने में, लेकिन देखते हैं। खबर है कि जन्नत में बर्फबारी शुरू हो गई है बस कुछ मिनट पहले। आंकड़े कहते हैं कि बढ़ गई है पर्यटकों की आमद अचानक। सरकारें कहती हैं कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और सच यह है कि कुछ भी नहीं होता अचानक। ये अपने आप में 3 घंटे का टेलीविजन डिबेट है। और तो हालांकि आप पे ये आक्षेप वही लगा सकते हैं जिन्होंने आपको समग्र रूप से नहीं पढ़ा हो, पर कई बार जो स्वर उठे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आप जीवन से कट कर लिखना चाहती हैं, और जिया हुआ जो आज की राजनीति है, आज की विचारधारात्मक जो आवेश है, दोनों तीनों चारों कितने जितने भी कोने हैं उनके, अब उसके बीच में खड़ी होकर के किसी एक का झंडा उठाकर नहीं लिख रही हैं। तो ये जो कविता है इस तरीके की और भी कविताएं हैं। इस तरीके की एक कविता है जिसमें आपने, जो मैंने कहा था कि नारी वाद वाला जो पक्ष है वो मुखर करके सामने आता है। इसमें प्रेमिकाएं रिश्ता बचा रही हैं और पत्नियां घर, इन दोनों को बचा लेने से धरती बच जाए शायद। और लंबी कविता है। गरीब की जोरू अब भी सारे गांव की भौजाई है, महीने वाले कपड़ों का अब भी बक्सों के पीछे सूखना बंद नहीं हुआ है, चलो स्त्री वाली किताबों में ये औरतें ढूंढते हैं। ये सब प्रश्न हैं, उत्तर भी हैं। और चूंकि आपने कहा कि मैं बहुत विद्रोही रही थी शुरू में, तो ये विद्रोह का स्वर भी है। तो मैं एक अपील भी करना चाहती हूँ उन सभी आलोचकों से जिन्होंने ये या तो मान लिया है या मानने पे मजबूर हो गए हों कि किसी भी कविता या किसी भी कवि के लेखन संसार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने का मतलब सिर्फ भर्त्सना करना हो उसके विचारों की। तो मैं चाहूँगी कि आप समग्रता में पढ़ें और सिचुएट करें कि कौन किस मोमेंट में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस यात्रा के दौरान, किस मनःस्थिति में क्या लिख रहा है। बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो इस तरीके की बात करती हैं। विद्रोही मैं अभी भी हूँ, बस वो कहने का तरीका जो है चेंज हुआ है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत इनिशियली कहा था कि मेरा जो स्त्रीवाद है वो मेरी यात्राओं को मैंने बनाया है। तो जो कुछ पहले से लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि स्त्रीवाद की किताबें नहीं पढ़ी, बहुत शुरुआती दिनों में पढ़ी हैं। मैं उसको क्लेम भी नहीं कर रही हूँ कि मुझे समझ है स्त्रीवाद की या बाकी संसार भर में जो ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्कोर्स भी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं होती तो हम यहाँ बैठ के हम और आप बात नहीं कर रहे होते। लेकिन जो लिख दिया गया है, क्या वो अंतिम सत्य है? क्या दुनिया भर की स्त्रियों के लिए वही वो फॉर्मूला है कि हमें उसी को आगे लेके बढ़ना है? हर इंसान अपने आप में अलग है, सबके संघर्ष अलग हैं, सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं। जब आप स्त्री मुक्ति की बात करते हैं, जब आप स्त्री आकांक्षा की बात करते हैं, जब आप स्त्रीवाद की बात करते हैं, तो मैं फिर यही कहूँगी, जैसे आप उनको परंपराओं में नहीं बांधना चाहते, आप उनको धर्म में नहीं बांधना चाहते, आप उनको राजनीति में नहीं बांधना चाहते, तो उनको चूज़ करने दीजिए ना कि उनका स्त्रीवाद क्या है। घोड़े के आगे हम वो लगा के तो स्त्रियों को भी तो एक दिशा में वो कर रहे हैं ना। तो स्त्री तो प्रकृति है ना, प्रकृति को आप बांध सकते हैं, आप प्रकृति को किसी वाद में बांध सकते हैं। स्त्री होकर लिखे, वो स्त्रीवाद पे भी लिखे, हम भी लिखते हैं, हम भी बात करते हैं आसपास। मुझे लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पे हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमने वहाँ देखा है कि जिसको स्त्रीवाद कहा जा रहा है वो वहाँ वो चीज़ें बहुत पहले अचीव कर ली गई हैं।
वहाँ बहुत सारी चीज़ें, हालांकि मैं उसको बहुत खुल के प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कहना चाहूँगी, तो आप उनको अगर समझाएंगे कि नहीं ये स्त्रीवाद है, तो कहेंगे वो तो मुझे बहुत पहले से अचीव था। तो सबके लिए उसके संघर्ष अलग हैं, सबके लिए चाहनाएं जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं, है ना। तो इसको एक डायरेक्शन में ले जाके हम स्त्रियों को ही बांध रहे हैं। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्त होने दीजिए ना, किस दिशा में मुक्त होना चाहती हैं होने दीजिए। समझ ठीक है, कई बार हम ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं, आपको नहीं पता आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या किसी मानव मन को ये कहना कि हम आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये संभव है? मृग तृष्णा क्या चाहती हैं वो मृग तृष्णा का मन जानता है। आसपास रहने वाले कुछ लोग सुपरफिशियली जान सकते हैं, लेकिन वास्तव में स्त्री क्या चाहती है वो स्त्री का मन ही जानता है। तो उसको किसी चीज़ में बांधना, मुझे लगता है कि ये अलग तरीके का होगा चीज़ें। और मैं फिर यही कहूँगी, जो लेखन है वो जिस तरीके से मुझे जो महसूस हुआ, देखिए यहाँ कोई गुणा गणित नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई लेखन मेरा किसी एक ढांचे में फिट नहीं बैठ रहा है, तो हो सकता है वो ना बैठ रहा हो। भाई मृग तृष्णा 22 साल की उम्र में जैसी थी, जिस तरीके से वो 16 साल में थी, जैसी वो 32 साल में हैं, वो एक जैसी तो नहीं होंगी। मैं एक स्त्री के रूप में नहीं ग्रो कर रही हूँ, मैं एज अ ह्यूमन भी इवॉल्व कर रही हूँ। मेरा दुनिया को देखने का, चीज़ों को समझने का नज़रिया विकसित हो रहा है, उसमें मेरे अपने बहुत निजी अनुभव भी शामिल हैं। और जो आसपास जो मैं देख रही हूँ वो तो है ही, है ना। तो वो डिसाइड करने दीजिए। जब जैसे आपने वो कश्मीर की पोयम पढ़ी, तो वो उससे प्रभावित होकर उस सिचुएशन पे लिखी गई। बदायूं का एक केस हुआ था, उसको पढ़ के वो कविता लिखी गई। हाँ, सिर्फ इसलिए नहीं लिखना है कि देखिए, किसी के दुख को, किसी की घटना को कविता के लिए मसाला नहीं तैयार करना है। कविता वो है जो अंदर से आती है, और वो अंदर से आने में कई बार सालों लग जाते हैं, कई बार महीने लग जाते हैं, और कई बार बहुत त्वरित होती है कि बस ऐसे किया और वो निकल आया। तो मेरे लिए कविता जो है वो जो घटनाएं जो घट रही हैं, जो समाज या संसार है, वो मसाला नहीं है कविताओं के लिए। कविताएं बहुत अंदर से आती हैं। मेरे लिए वो वही है, एक भावनात्मक अभिव्यक्ति, द्वंद्व। तो बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर मैं अनामिका जी को पढ़ती हूँ, और बहुत सारे पुरुष लेखक भी हैं जिनका मुझे केदारनाथ, विनोद कुमार शुक्ल, और बाकी कमलेश्वर का लिखा हुआ मुझे पसंद है, उषा प्रियमवदा, क्योंकि बहुत शुरुआती दिनों में उषा जी को पढ़ा तो वो पसंद हैं, और उनकी ज़्यादातर किताबें पढ़ी हुई, महाश्वेता देवी, तो बहुत सारी चीज़ें। बहुत तो अभी तो इधर बीच कुछ रोक रखा है, पिछले 2-3 सालों से जो है सिर्फ यात्राओं पे फोकस है, तो बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रही हूँ। लेकिन हाँ, कविताओं में थोड़ा ये देखना रहता है कि इन्फ्लुएंस ना आए किसी का, थोड़ा सा ये भी रहता है, तो बहुत प्रभावित। हालांकि मुझ पे ये आक्षेप भी लगते रहे हैं कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस होके कुछ लेखकों से लिख रही हूँ या ऐसा कुछ। मैं पूछने वाले भी थे आपसे कि आप पे जो आलोचनात्मक पक्ष है उसको मैं दरकिनार करके आपसे पूछ रही हूँ कि आपके लेखन में आपको क्या लगता है, किन की प्रतिध्वनियाँ दिखती हैं आपको बहुत मुखर रूप से? पता नहीं, मतलब मैंने कभी इस पक्ष पे सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि जो मुझे लगा वो मैंने लिख दिया। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमने कुछ नया रच दिया है, शब्द वही हैं, सब कुछ दुनिया में कहा जा चुका है, सब कुछ कहा जा चुका है, कुछ नया नहीं है, शब्दों का खेल है, बस अनुभव अलग हो सकते हैं किसी के, हो सकता है कमोबेश अनुभव भी मिलते जुलते हों। तो हालांकि लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी की प्रतिध्वनि या किसी का प्रतिबिंब मुझ में है, वो मुझे पसंद भी नहीं आएगा शायद। शुरू से मुझे जैसा लगता है कि छायावाद का भी काफ़ी प्रभाव आपकी कविताओं पे दिखता है मुझे। तो इस तरह से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पुराने जो हमारे पुरखिने रही कविता लेखन की दुनिया में, किनके साहित्य ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया हो, और किनका साहित्य पढ़कर आपको लगा हो कि काश मैं ऐसा लिख पाती? मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी के जैसा लिखूँ, कभी नहीं।
और यही कारण है कि कविताओं की पुस्तक पढ़ना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। मतलब मैंने बहुत कुछ चुनिंदा किताबें ही पढ़ी हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं और लिखना सीख रहे, हालांकि लिखना सीखना भी अलग तरीके का वो है, कविताएं क्राफ्ट नहीं है कि आपने उसको पॉलिश किया और वो आपको आ गया। तो कविताओं की किताबें मैं पढ़ने से बचती हूँ। मुझे नहीं याद है कि पिछले 10-12 सालों में मैंने कोई कविता की किताब किसी की पढ़ी हो, मुझे नहीं याद है। उपन्यास पढ़ती रही हूँ, मैंने पहले भी नाम आपको गिनाए। निर्मल वर्मा मुझे पसंद है। निर्मल वर्मा इसलिए भी पसंद है क्योंकि चूँकि हिमाचल प्रवास के दौरान बहुत सारा जो है वो आता रहा है, तो निर्मल वर्मा मेरे प्रिय लेखकों में हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो नेचर को देखते हैं। लेकिन मैं उसमें भी बचती हूँ कि बहुत प्रिय जब लेखक होता है तो आप उसकी छाप आती है कहीं ना कहीं इमिटेशन। हाँ, तो निर्मल वर्मा को की कुछ लगभग जितना लिखा है उन्होंने, कुछ छोटा होगा तो छोटा होगा, लेकिन वो भी मैंने जो है 2000 मुझे लग रहा है 20 तक ही पढ़ा है, उसके बाद मैंने रिपीट नहीं किया उसे। तो वो छटपटाहट है कि हालांकि ये भी कहना कि किसी के जैसा नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि किसी की छाप ना दिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, समय देने के लिए। कोई ऐसी बात जो रह गई हो, जो छूट गई हो, जिसके ऊपर आप बात करना चाहती हो? खूब घूमिए, खूब लिखिए, और बाहर का शोर जो है उसके साथ साथ जो है जो कुछ भी बाहर चल रहा है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन जो अंदर की पीस है उसको बचाए रखिए। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा एक निमित्त बनाइए, एक ऐसी जो डोर थाम के रखिए जो पूरी भीड़ में आपको शांत रखे। वो यात्राएं हो सकती हैं, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, वो किताबें हो सकती हैं, आपका परिवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समय है बहुत कुछ चल रहा है पूरे संसार में। तो वो बेचैनी के साथ पैदा किस तरीके से हुए हैं वो हमारा जोर नहीं है, लेकिन हम मरेंगे कैसे, किस उसके साथ मरेंगे, ये हमारे हाथ में है। तो कम से कम वो यात्रा अच्छी होनी चाहिए, कोई किसी तरीके का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए एकदम, जाते हुए कोई डर वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इतना तो होना चाहिए काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए इस पर। आपको ये संवाद कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप यह भी बताइए कि आप किन कवियों से, किन लेखकों से मिलना चाहते हैं। कवि लेखक के अलावा भी अगर कोई आर्टिस्ट हो, कोई स्कल्पचर हो, कोई अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हो, जिनसे भी आपको संवाद करना हो, आप ज़रूर रीच आउट कीजिए और बताइए कि हमारे अगले गेस्ट कौन हों। चूँकि हमारा जो चैनल है वो किसी भी तरीके के प्रमोशन, एड्स, किसी चीज़ पे रन नहीं करता, वो सिर्फ कलेक्टिव गुडविल पे चल रहा है। तो आप इस वीडियो को अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर कीजिए, जुड़े रहिए और द चर्न फॉलो करते रहिए। शब्द विश्व के तीसरे एपिसोड में जल्द मिलते हैं आपसे। नमस्कार।